गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल SR स्टडी एकेडमी में। पिछली वीडियो में हम राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 सत्ता की साझेदारी को कंप्लीट किए थे। आज आपके लिए हम ज्योग्राफी वीडियो लेके आए हैं। ज्योग्राफी अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। तो चलिए आइए हम समझते हैं कि संसाधन और विकास है ना, संसाधन किसे कहते हैं। चलिए ये संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या होता है दोस्तों। तो संसाधन क्या होता है? संसाधन पर्यावरण में मौजूद हर वो वस्तु जिसे हम अपनी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन कई प्रकार के होते हैं, है ना। तो हम आगे पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि संसाधन क्या है, संसाधन के कितने प्रकार हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। तो संसाधन का डिफिनेशन यहाँ क्या बता रहा है, देखिए। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, हमारे पर्यावरण मतलब नेचर मतलब दुनिया में जितने भी पर्यावरण बोलते हैं, हम आसपास के वातावरण को पर्यावरण बोलते हैं, ठीक है। पर्यावरण में उपलब्ध मतलब जो मौजूद, उपलब्ध मतलब मौजूद प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। टेक्निक जो है, जिनको बनाने के लिए टेक्निक, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्निक उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परस्पर क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। मानव जो है वो संसाधन निर्माण कैसे करते हैं? पहले प्रौद्योगिकी के टेक्निक के द्वारा प्राकृतिक के साथ क्रिया करते हैं, काम करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संसाधनों का निर्माण करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? क्या आप जो है, यहाँ सवाल पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, क्या आप अन्य बहुत से लोगों द्वारा प्राकृतिक का उपहार, संसाधन को प्राकृतिक का उपहार समझते हैं? तो हाँ, ये बात तो सच है और हमें समझना भी चाहिए कि प्राकृतिक की देन है संसाधन, लेकिन सारी प्राकृतिक की देन नहीं है। कुछ संसाधन ऐसे भी जो है वो जो मानव निर्मित है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। संभव मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। इन संसाधनों का वर्गीकरण कितने निम्न प्रकार से किया जाता है। देखिए किस किस प्रकार से संसाधनों को बांटा गया है। का उत्पत्ति के आधार पे, जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय है ना। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश। तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ बताया गया है संसाधन जो है उसके सारे प्रकार को बांटा गया है। देखिए क्या है, प्राकृतिक प्रकार है इधर मानवीय प्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, संसाधनों का विकास। संसाधन का विकास कैसे हुआ, ठीक है, यही है संसाधनों का विकास। संसाधन के विकास कैसे हुआ, इसके अंदर यही सब पढ़ेंगे, ठीक है। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्राकृतिक की निःशुल्क देन है। निःशुल्क मतलब फ्री का देन है ना। बोलते हैं ना निःशुल्क पढ़ाई होती है यूट्यूब पर, तो फ्री में, है ना। परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध प्रयोग किया।
जिसके निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई है ना, इसके मुख्य समस्याएं पैदा हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉइंट क्या है पहला, कुछ व्यक्तियों के लालच वन संसाधनों का ह्रास। दूसरा, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया है। चलिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय। अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग करने से क्या क्या हो गया, परेशानियां हो रही है हम लोग को, ओजोन परत अवक्षय हो रहा है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि है ना, ये सब परेशानियां हम लोग को हुई है। ठीक है, इसके आगे मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों द्वारा, देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। ऐसे ही संसाधनों का दोहन होता रहा तो हमारी पृथ्वी जो है बहुत अधिक संकट में पड़ जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है ना। तो सतत पोषणीय विकास देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं। देखिए, सतत पोषणीय विकास का डिफिनेशन है ना, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की क्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। तो ये सतत पोषणीय विकास का डिफिनेशन क्या है, ये आप नोट कर लीजिए है ना, ये पूरा आप नोट कर लीजिए, इसको ये पूरा आप लोग नोट कर लीजिए। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। जून 1992 में 100 से भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय ध्वज ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकीकृत नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो डी सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकार प्रदान किया। एजेंडा 21 को स्वीकार प्रदान किया। तो यहाँ ये आपका इम्पोर्टेंट एक नंबर में आ सकता है कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो कब हुआ था, 1992 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीब और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार कर दे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, संसाधन नियोजन। ठीक है, तो संसाधन नियोजन क्या है, चलिए देखते हैं। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसीलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और
भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी है जहाँ एक तरह के संसाधन की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। भारत में ऐसे कई जगह है जहाँ पर कोई संसाधन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है और कोई संसाधन बहुत कम से कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की कमी है। ठीक है, महत्वपूर्ण संसाधनों की क्या आगे देखिए अत्यधिक कमी है। उदाहरण झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले की प्रचुर भंडार है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल्य विकास की कमी है ना। क्या है? मूल्य विकास की कमी है। जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल्य विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। ठीक है, लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। आगे देखिए दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है हमारे का, क्या टॉपिक आपका, भारत में संसाधन नियोजन। ठीक है, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान हैं। पहला क्या है? देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणवत्ता एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना। ठीक है, आगे चलिए। दूसरा, संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। तीसरा, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए। तो संसाधन नियोजन के लिए योजनाएं बनाई गई जिसको पंचवर्षीय योजना कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। तो आगे देखिए क्या है, देखिए यहाँ से क्या है, किसी क्षेत्र के विकास, पेन लेने दीजिए हमको। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तरनदूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधन की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेश की गिनती में आते हैं। बहुत से देश ऐसे हैं जहां आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। कैसे आते हैं? क्योंकि संसाधन समृद्ध होते हुए भी संसाधन वहाँ पे ज़्यादा है पर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए। और जहाँ कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ संसाधन कम है लेकिन वो आर्थिक रूप से आगे हैं। ठीक है, जो संसाधन की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित है। तो क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थिति में कौन परिस्थिति होने के कारण बताएं। ठीक है, आगे चलिए आगे। उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणों के लिए मुख्य आकर्षक रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहां उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेशिक के विभिन्न संस्थागत परिवर्तन किए जाए, है ना। कहाँ पे थे? उपनिवेशिक के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया। अतः भारत में विकास सामान्यता तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्य संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है।
अगला टॉपिक देखिए, संसाधनों के संरक्षण। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। ठीक है, उदाहरणार्थ गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इस शब्दों में व्यक्त किया। गांधी जी ने संसाधन के लिए चिंता की है। उसने कहा है, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की, आगे बढ़ते हैं, क्या कहा है, किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, है ना। तो इसका बोलने का मतलब यही हुआ कि हम संसाधनों का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार करें। ऐसा नहीं है कि हम लालच में उसका एक ही बार इस्तेमाल कर दें और हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। ठीक है, तो आगे चलिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके के संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात बाद में 1947 में सुमेशन ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन के एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। ठीक है, उसके बाद 1987 में बुंडलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। ठीक है, आगे चलिए। यह रिपोर्ट बाद में हमारा झांसा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, भू संसाधन। क्या पढ़ना है हमें, भू संसाधन। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि क्या है, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कैसे हैं, क्योंकि ये हमें कुदरत के द्वारा मिली, प्राकृतिक के द्वारा मिली, नेचर के द्वारा मिली है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीव, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन और तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि जो है वो एक सीमित संसाधन है, मतलब ये बढ़ नहीं सकता। जो एक बार भूमि दुनिया बन गई, उसके बाद दुनिया आगे बढ़ सकती है, नहीं। तो ठीक है, तो ये एक सीमित संसाधन है, सीमित है, असीमित नहीं है, सीमित है, लिमिट है इसका, बिन लिमिट का नहीं है ये, है ना। इसीलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। ठीक है, भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के लिए विकास के लिए सुविधाजनक है। पर पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है ना। ये आगे चलिए। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचयन कोष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कहाँ है, भू उपयोग, ठीक है। तो चलिए भू उपयोग, भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला वन, दूसरा कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, पहला बंजर तथा कृषि उपयोग भूमि, दूसरा क्या है, गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि। तीसरा पड़ती भूमि के अस्तित्व, अन्य कृषि उपयोग भूमि, है ना। अस्थायी चाराघरों तथा अन्य गोचर भूमि, विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल है नहीं। कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो। पड़ती भूमि, वर्तमान पड़ती जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो, ठीक है। वर्तमान पड़ती भूमि के अस्तित्व, अन्य पड़ती भूमि या पुरातन पड़ती जहां 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती ना की गई हो, ठीक है। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है वह शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। तो शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र क्या कहलाता है, देखिए, है ना, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अंडरलाइन कर दिए हैं, ठीक है। आगे चलिए। एक कृषि वर्ष में रुक जाइए, हाँ तो कहाँ थे हम, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है ना। तो ये आपका पूरा, है ना, ये रुक जाइए, आप इसको पूरा अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ बताया गया प्रतिशत है, ठीक है, डायग्राम बताया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है आपका टॉपिक, भारत में भू उपयोग प्रारूप, ठीक है। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र इतना लाख वर्ग 22.8 लाख वर्ग किमी है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है, ठीक है। पूरा क्षेत्रफल भारत का कुल भौगोलिक का कितना क्षेत्रफल है, देखिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो ये आप अंडरलाइन करके पूछा जा सकता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। चलिए आगे चलते हैं। परंतु इसके 33% भाग के ही भूमि उपयोग आंकड़े उपलब्ध है क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है, ठीक है। आगे चलिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है, आगे हम पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। तो चलिए बाय बाय दोस्तों। आगे हम कहाँ से पढ़ेंगे, हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अगले वीडियो आप हमारी वीडियो को इतना देर तक देखे, इसीलिए आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें हौसला दीजिए ताकि हम आगे और वीडियो बनाएं आपके लिए और आपको इनसे पढ़ के फ़ायदा हो। आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय बच्चों, कल मिलते हैं।